हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं स्टरलाइजेशन की और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है वो है किस क्लास का एग्जांपल, कौन से सब क्लास को बिलोंग करता है। तो ये जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है वो आपके फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का एक मेन एग्जांपल है और उस फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के अंदर भी अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो ये एग्जांपल है आपके हीट स्टरलाइजेशन का। और ऑब्वियसली हीट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ड्राई हीट होता है और दूसरा मॉइस्ट हीट होता है। यहां पे मॉइस्ट हीट कहने का मतलब क्या है? देखिए, हीट तो समझ में आता है कि हमको ये गर्मी प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन मॉइस्ट हीट कहने का मतलब होता है एक ऐसी गर्मी जिसमें गर्मी के साथ साथ यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ आपका मॉइस्चर भी इन्वॉल्व हो रहा हो, ह्यूमिडिटी प्रेशर भी इन्वॉल्व हो रहा हो, तो वो आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहलाता है। क्यों ना हम सबसे पहले अपनी डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब कभी भी आप जून के मौसम में बाहर निकलते हो दोपहर के 1 बजे या 2 बजे तो आपको गर्मी लगती है, लेकिन अगर ये जुलाई अगस्त का मौसम हो और खूब सारा पानी बारिश हुई हो, उसके बाद तेज धूप निकल आ जाए और आपको उसी जगह पे खड़ा रहने के लिए बोला जाए जहां पे केवल धूप पहले रहती थी, तो आपको कैसा फील होगा? आपकी स्वेटिंग का जो रेट है वो किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ऐसे कंडीशंस पे जहां पे पानी भी गिरी हो, उसके बाद तेज धूप भी हुआ हो, क्योंकि अब ऊपर से धूप भी आ रहा है, नीचे से जो पानी गिरा हुआ था जिसको जमीन ने एब्जॉर्ब किया, उस धूप के एब्जॉर्प्शन के कारण से वो इवोपरेट भी हो रहा है। सो ऊपर से गर्मी, नीचे से प्रेशर और ये जो मॉइस्चर है वेपर के फॉर्म में, ये दोनों चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं और एक्सेसिव स्वेटिंग कॉज कर रही हैं। सेम प्रिंसिपल को हम अपने घर में भी देख सकते हैं। जब हमको खाना बनाना होता है तो खाना बनाने के कई ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हमारा चावल बनाने का ऑप्शन होता है कुकर या तो सीधा नॉर्मल से किसी पॉट पे। अगर आपने ये देखा है कि अगर हम नॉर्मल से पॉट पे चावल बनाते हैं तो वो काफी सारा समय लेगा, लेकिन अगर उसी क्वांटिटी के चावल को हम प्रेशर कुकर में अप्लाई करते हैं बना करके तो वो बहुत कम टाइम लेता है। इसमें भी दो और कंडीशन है कि अगर नॉर्मल बर्तन में भी अगर आप रख रहे हो और उसके ढक्कन को आपने खुला रखा है तो वो टाइम लेगा, ढक्कन को जैसे ही ढकते हैं तो वो कम टाइम लेगा। इस दोनों के पीछे एक चीज तो कॉमन है, वो है उनका वेपर प्रेशर। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बर्तन की जिसको ढक दिया है तो वेपर अंदर रह रहा है, लेकिन अभी भी वो पूरा टाइट नहीं हुआ, इसलिए एज कंपेयर टू द कुकर वो कम टाइम नहीं ले पा रहा है, वो ज्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन प्रेशर कुकर में, जैसा कि उसका नाम समझ में आ रहा है, एक ऐसा कुक करने वाला ऑब्जेक्ट है जो कि प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है। और प्रेशर बनता कैसे है? हम आपके कुकर में कुछ लेवल तक पानी रखते हैं, नीचे से गर्म करते हैं, तो वो पानी एनर्जी को एक्सेप्ट करते हुए वेपर में कन्वर्ट होता है। क्योंकि उस वेपर को एस्केप होने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो उसी चैम्बर पे भरता जाता है जब तक कि एक ऑप्टिमम प्रेशर तक नहीं पहुंचता। जब वो प्रेशर पहुंचता है, बेसिकली उसको रिलीज करती है, रिलीज होने के बाद फिर से वापस प्रेशर जनरेट होने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो उस कुकर के अंदर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द कंप्लीशन ऑफ कुकिंग साइकिल। यही चीज हमको यहाँ पे आज के टॉपिक में अप्लाई करनी है, खास करके मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशन के अंदर ऑटोक्लेव के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस ऑटोक्लेव या किसी भी अदर टाइप ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए स्टरलाइज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी स्टरलाइज्ड है, अगर ये ऑलरेडी परचेज्ड और एकदम एल्यूमिनियम फॉइल में रैप्ड किया हुआ है, स्टरलाइज सर्टिफिकेट इसमें है, तो इसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि ये डेली यूज में हो रहा है, आपके लेबोरेटरी में ओपन एक्सेस पे है, तो इसमें कहीं ना कहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म भी आ गए होंगे डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज। तो हम ये यहां पे मान के चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में, इस बीकर में आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जिसे मैंने रेड डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ये रेड डॉट अगर हम देखें माइक्रोऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बैक्टीरिया के हिसाब से, तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये आपका बैक्टीरिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं करूंगा यहां पे मैं। आप देख सकते हैं कि उसका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजिला है, जेनेटिक मटेरियल है, एटसेट्रा प्रोटीनस मटेरियल होंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं हीट अप्लाई करता हूं, लेकिन हीट के भी दो टाइप है, हमने देखा ड्राई और मॉइस्ट, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? मॉइस्ट की। तो यहां पे हमको मॉइस्ट अगर करना है तो हमको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपके इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वाटर का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। सो हीट तो है, ठीक है, क्योंकि उसी का एग्जांपल है। हीट के साथ इसमें हमने पानी, वाटर को भी रखा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मॉइस्ट हीट। अब क्या होगा? जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ गर्म करेंगे जिसमें पानी रखा हुआ होगा, तो वो
बॉयल होना शुरू होगा, बॉयल होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर जनरेट होने लगेंगे, और ये जो आपका प्रोटीन प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ये प्रोटीन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड समहाउ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ओवरऑल हीट स्टरलाइजेशन, ये इसके प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा। अब जब ये प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएगा तो उसके प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें एसएच का जो थायो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, और वो पहले के प्रोटीन से बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया के लिए किसी काम का नहीं है। सबसे अच्छा जो एग्जांपल हमको समझना है इस चीज का कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, तो हमको करने की जरूरत है, जिसको मैं आगे वीडियो में डेमो भी करूंगा, बट यहां पे डिस्कस बस कर लेते हैं। अगर कभी आपने एग को बॉईल किया होगा तो दो कंडीशंस पे जरा ध्यान दीजिएगा। एक एग यहां पे अगर रखते हैं बिना बॉईल तो उसको आप छोड़ दीजिए, जमीन पे वो गिरेगा, तो जमीन पे गिरने के बाद क्या होगा उसके साथ, उसके जो एल्बुमिन है, उसके जो योक हैं, वो पूरा आपके जमीन पे बिखर जाएंगे। लेकिन अगर उसी एग के दूसरे टाइप को अगर आप बॉईल करते हो, चाहे प्रेशर कुकर में करिए चाहे नॉर्मली बॉईल करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि वो बॉइल्ड होना चाहिए। अब इस बॉइल्ड एग को आप ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए, ये भी टूटेगा, ये भी गिरेगा, लेकिन क्या पहले के जैसा लिक्विडिफाई होकर फैलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपने जब इसको बॉईल किया है तो वो हीट के प्रेजेंस में उसका जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है। तो वो कोएगुलेशन, दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग अ सेल। एग भी तो एक सेल ही का एग्जांपल है। तो यहां पे हमारा प्रोटीन, किसका प्रोटीन? इस माइक्रोऑर्गेनिज्म का, जो किसमें प्रेजेंट है? आपके दिए गए ऑब्जेक्ट में। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिसमें से हमको ये बोला गया है कि आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करिए। मेरे हाथ में ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, मैं कहीं भी छू रहा हूं, किसी भी तरीके से हैंड वॉश नहीं कर रहा अभी फिलहाल, तो इसमें बहुत सारे कंटामिनेशन आ गए होंगे, माइक्रोब्स आ गए होंगे। अगर मैं ये कह दूं कि ये लीजिए, ये दो पेन को लीजिए, इसको स्टरलाइज कर लीजिए हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव, जो भी सुटेबल आपको लगता है, तो आपका जवाब पहले से होगा कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल इन हॉट एयर ओवन, तो मुझे आपको इसको ऑटोक्लेव करने के लिए परमिट करना पड़ेगा। जब ऑटोक्लेव करेंगे तो यही प्रोसेस जो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनके साथ हो रहा होगा, और एट द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ये मुझे आप लौटाओगे तो बोलोगे सर दिस इज नॉट फुली स्टेरिलाइज्ड। ये है हमारा प्रिंसिपल। अगर इसके एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न के लिए, यह है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज मोर पावरफुल, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, इट इज अ मोर पावरफुल एज कंपेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एज वेल एज पेनिट्रेशन एबिलिटी। इसका क्या मतलब है? दोनों ही ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन दोनों एग्जांपल है आपके हीट स्टरलाइजेशन के, और हीट एग्जांपल है आपके फिजिकल के। फिर दोनों में ऐसा क्यों कि ड्राई हीट से ज्यादा पावरफुल है आपका मॉइस्ट हीट? बड़ा सिंपल सा लॉजिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि धूप में खड़े रहिए वो, और धूप और बारिश के बाद जो सिचुएशन उगती है ह्यूमिडिटी की, टेम्परेचर के साथ साथ आपके मॉइस्चर की, उसमें ज्यादा कौन आपके लिए पेनफुल है? दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए, जैसा मैंने कहा कि कढ़ाई को छू लेते हैं, गर्म कढ़ाई को, तो आपके हाथ जलेगा, लेकिन स्टीम के जो प्रेशर निकल उसको अगर आपने छू दिया तो और आपको दर्द करेगा। कारण बस इतना सा है कि जो स्टीम निकल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट और वी कैन से पेनिट्रेशन ऑफ द वेपर इनसाइड द सेल फ्रॉम द वाटर इनटेक टुवर्ड्स द इनसाइड द सेल ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पे इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हुआ। अब अगर हम बात करें कि इसकी कैटेगरी कितनी है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की कैटेगरी या सब टाइप क्या क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा एग्जाम में इसके बारे में पढ़ाया बच्चों को नहीं जाता है, बट इसको जानना जरूरी है। डिटेल से आप केवल ऑटोक्लेव का यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू नो द बेसिक प्रोसेस और स्टेप्स और क्लासिफिकेशन अवेलेबल अंडर द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहला जो हमारा है कैटेगरी, उसमें क्या था? टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या? बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है आपका टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन तीनों सब टाइप में एक चीज तो कॉमन है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंतर क्या हो रहा है? एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जिसमें टेम्परेचर आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा, दूसरा ऐसा जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, और तीसरा ऐसा होगा जिसमें टेम्परेचर आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस 100 डिग्री सेंटीग्रेड? क्यों तीनों में ये कॉमन है? आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके नॉर्मल पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, उसके बाद वो आपके पानी वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वेपर दैट इज स्टीम, और इसी स्टीम के कारण से आपके चैम्बर में, क्लोज्ड चैम्बर में प्रेशर जनरेट होने लगेगा। सो इफ यू वांट टू डेवलप अ प्रेशर इनसाइड द गिवन चैम्बर, यू हैव टू गो फॉर द हायर टेम्परेचर एज फ्रॉम द अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेसिक प्रिंसिपल हुआ। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? हम पहला टाइप देखने वाले हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके भी और सब टाइप हैं। पहला जो सब टाइप है वो है पास्चुराइजेशन,
मुझे लगता है अगर आपने हमारे फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इनिशियल टॉपिक्स देखे होंगे तो आपको इस वर्ड से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉस्चराइजेशन? इसके ऊपर स्टार लगा है, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। पॉस्चराइजेशन भले ही एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर रखा गया है, भले ही आपके मॉइस्ट हीट के अंदर रखा गया है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव नहीं होते, खास करके उनके जो स्पोर्स हैं वो जाते नहीं हैं, तो इसको हम स्टरलाइजेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंप्लीट एब्सोल्यूट रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होना चाहिए, और एब्सोल्यूट का मतलब 100% इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर, बट इन दिस केस ऑफ पास्चराइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल। सो लेट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व द पास्चराइजेशन प्रोसेस। ये पास्चराइजेशन बेसिकली किया जाता है आपके मिल्क के साथ। हमने घर में हर बार ये चीज किया है। आपके जो माता पिता हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इसी पास्चराइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते रहे हैं, हालांकि उनको ये पता नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका प्रिंसिपल क्या है। सो देयर आर सो मेनी स्टेप्स व्हिच हैज बीन ऑलरेडी फॉलोड बाय आवर एंसेस्टर, लेकिन उनको पता नहीं। जैसे मैंने कहा कि धूप में अचार को बनाने से पहले आम को सुखाना, पापड़ को सुखाना, कच्चे सब्जी को सुखाना, ये सब वो पहले से करते आ रहे हैं। सो पास्चराइजेशन का जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा आपको पता है? सर लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पास्चराइजेशन। इसमें हम आपके दिए गए मिल्क सैंपल को एक पर्टिकुलर टाइम तक और एक पर्टिकुलर टेंपरेचर तक गर्म करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं एक टेंपरेचर और उस बिलो टेंपरेचर के रेंज में, ताकि उससे आपके जो बैक्टीरिया हैं, वेजिटेटिव बैक्टीरिया हैं, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया के जो स्पोर हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये जो पूरे डायग्राम आप देख रहे हैं उसे हमने अपने से ड्रॉ किया हुआ है थ्योरी को कन्वर्ट करके, सो यू विल नॉट फाइंड दिस डायग्राम इन एनी ऑफ द बुक। सो इफ यू वांट टू मेक योर आंसर वेरी अट्रैक्टिव, please draw this diagram in your rough copy so that you may plot it in your main exam. So see, consider क्या करते हैं, ये हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में हमने मिल्क ले लिया। जब कभी भी सुबह आपके मिल्क आती है तो हमने उसको ट्रांसफर कर देते हैं और मिल्क को हम इसमें हीट करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द चूल्हा ऑफ योर गैस। तो यहां पे हमने उसको स्टार्ट करना गर्म किया। उसके बाद देखिए ये जो मिल्क है अब धीरे धीरे टेंपरेचर पे आ जाएगा। उबलना अलग है और उसमें से भाप निकलना अलग है। उबलेगा तभी जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा, लेकिन गर्म होगा, डेफिनेटली गर्म होगा, तो उसके अंदर से जो वेपर है वो तो निकलने लगेंगे। So this is indicating that this is boiling। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो अब ये थोड़ी देर बाद इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो इसको गर्म करते हैं। हम लोग कौन से टेम्परेचर पे गर्म करते हैं? देयर आर टू ऑप्शंस। टेम्परेचर क्या है इस हीट का? अगर हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो आपको 30 मिनट रखना पड़ेगा। अगर आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो आपको 15 से 20 सेकंड पे गर्म करके रखना पड़ेगा। ये जो 15 से 20 सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया है। दिस इज कॉल्ड फ्लैश प्रोसेस, एकदम सट से होने वाला प्रोसेस है। और ये जो डाटा देख रहे हैं इसका जो रेफरेंस है वो आपका अनंत नारायण है, पिलजार है, तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें मैक्सिमम बुक में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम के रेशियो में। तो ये हमने बैक्टीरिया को क्लियर कर दिया इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट इज टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला वाला क्या था? पहला था आपका बिलो, अब हम बात कर रहे हैं एट, यानी कि आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे। इस पे क्या होता है देखिए, बॉइलिंग। उसका जो सबसे पहला बाइफर्केशन का एग्जांपल है वो है बॉइलिंग। अब हम सब चीज इस चीज को करते हैं। हम में से कई लोगों ने बॉइलिंग परफॉर्म किया है। मैंने कहा कि हम इसको बॉइल नहीं करते हैं, हालांकि अब हम जो करते हैं वो बॉइलिंग कर देते हैं आपके मिल्क के साथ में, बट जो प्रोसेस कहता है पास्चराइजेशन का वो बॉइलिंग इन्वॉल्व नहीं करता, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। नाउ सी द बॉइलिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली ज्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, बहुत कॉमन सी बात है। हमने फिर से वही चीज लिया है, लेकिन यहां पे हम मिल्क की जगह को दूसरे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट को? अगर आपको याद होगा, पहले में गांव में गए होंगे कभी, तो एक कांच की सीरीज और एक नीडल आया करते थे। नीडल तो ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील की होगी, तो उसको यूज करने से पहले इसको खोलते हुए पानी में रखने के लिए बोलते थे। कुछ कपड़े ऐसे होते थे जिनको हम लोग बॉइल करके यूज करते थे। बच्चों के नैपिस बहुत पुराने, अगर इस तरह के अल्कोहल डिटॉल वगैरह नहीं थे तब की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पॉट हो गया जिसपे हम लोग किसी भी चीज को रख करके गर्म करना है। इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन का। इसमें आपने रख दिया ऑब्जेक्ट्स को, जो आपको ब्लू में डॉट्स दिख रहे हैं या आपके ऑब्जेक्ट हैं। कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपको स्टरलाइज करना है? और यहाँ पे जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर में, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेजेंट है आपके दिए गए सैंपल में। सो जब हम इनको बॉइल करते हैं, कब बॉइल करते हैं? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 10 से 30 मिनट रखने पे इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम बन करके रह जाती है, वो ये है कि बैक्टीरिया तो किल होंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया के स्पोर होंगे वो किल नहीं होते हैं।
स्पोर क्या होता है आपको पता है, इट इज अ कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो कि अपने आप को एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए कई सारे मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसलिए स्पोर खत्म नहीं होगा और हमने कहा कि इंस्टॉलेशन में स्पोर भी खत्म होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग। दूसरा है स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमको जो जनरेट करना है वो है स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम इसको चैम्बर में तो नहीं रख सकते हैं, चैम्बर के बाहर इसको परफॉर्म करेंगे। वो क्या कहता है, ये है आपका एक बर्तन जिसपे आपने पानी रखा हुआ है, इसको आप हीट करोगे तो हीट करने से स्टीम निकलेगा। इस स्टीम को हम ट्रांसफर करेंगे ऐसे पॉट पे जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो ब्लू कलर में देख रहे हैं, ताकि इसके ऑब्जेक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको हम किल कर सकें। सो ये स्टीम यहां से पास हुआ, स्टीम इस प्रेजेंट बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, इसके प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है और फाइनली थोड़ी देर बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें से मैक्रोजम हट गए। देखिए यहां पे ब्लू सर्कल है ना, यहां भी ब्लू सर्कल है, इस ब्लू सर्कल में रेड डॉट्स है, रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कोई मैक्रोऑर्गेनिज्म है। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्ट्रीम ये मैक्रोऑर्गेनिज्म यहां से चले गए, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका वो क्या हो गया, स्टेरिलाइज्ड हो गया। Coming to the next one, that is tyndallization. Basically tyndallization को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टरलाइजेशन, बट बेसिक प्रोसेस हमको जानना चाहिए। यूज्ड फॉर मीडिया कंटेनिंग सुगर एंड जिलेटिन। ये जो tyndallization का प्रोसेस है, मूवमेंट का प्रोसेस है, इसमें हम उन ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसमें मीडिया हो और खास करके ऐसे मीडिया जिसमें सुगर और जिलेटिन कंटेंट हो एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 20 मिनट फॉर 3 सक्सेसिव डेट, यानी कि 3 दिन तक इसको हम अल्टरनेटिव इस पे रखते जाते हैं ताकि कुछ चांसेस अगर बन रहे हो बैक्टीरिया की रीजनरेट होने के तो उनको भी सप्रेस करते चलें कंसेक्यूटिवली डे बाय डे। तो ये हो गया हमारा tyndallization। नाउ हमारे जो टॉपिक का मेन हीरो है वो है आपका स्टीम अंडर प्रेशर, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ऑटोक्लेव और हमारे घर का प्रेशर कुकर। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस ऑटोक्लेव से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियों को विद अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रेशर कुकर, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके सिलेबस के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का सिलेबस क्यों ना हो। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में होता है, उसका सॉल्यूशन आपके घर में पाए जाने वाली चीजों से होता है। बस जरूरत यह है कि हम इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप डेवलप कर सके। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा, ना किसी को रट्टा मारना पड़ेगा, ना ही किसी चीज को किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। केवल 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 आपकी आंखें और कॉन्सेप्ट खुली होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, मैं यहां से हट जाऊंगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।